दोस्तों, एक महिला सादा कपड़ों में बाजार पहुंची, एक आम नागरिक की तरह। किसी को क्या पता था कि वो एक दमदार आईपीएस अफसर हैं। सब्जी लेते वक्त एक ठेले वाली ने विनती की, बहना जी, जरा मेरा ठेला देख लोगी? महिला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहन, निश्चिंत रहो। वो ठेले का ध्यान रख ही रही थी कि तभी एक दरोगा आया, सब्जी उठाई और बिना पैसे दिए जाने लगा। महिला बोली, साहब, पैसे देकर जाइए। दरोगा रूखा जवाब देता है, तू होती कौन है मुझे टोकने वाली? वो बहस करने लगता है। भीड़ जमा हो जाती है। महिला बार बार कहती है, ये जनता का ठेला है, ये नहीं चलेगा। और तभी वो दरोगा अपना आपा खो देता है और सबके सामने उस महिला को थप्पड़ मार देता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जिसे थप्पड़ मारा वो कोई आम औरत नहीं, एक ईमानदार निडर आईपीएस अफसर है। और आगे जो हुआ उसे देखकर लोग दंग रह गए। आखिर उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी अवसर देश में हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, कहानी को शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत और हरे-भरे इलाके में सुबह की पहली किरण एक खूबसूरत बंगले पर पड़ रही थी। ये बंगला था शहर की सबसे युवा और चर्चित आईपीएस ऑफिसर काव्या सिंह का। बाहर से देखने पर यह बंगला किसी भी बड़े अधिकारी की ताकत और रुतबे की निशानी लगता था। लेकिन इसके अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। काव्या अपनी बालकनी में खड़ी उगते सूरज को देख रही थी। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थी। उसके पिता एक मामूली स्कूल टीचर थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और सिद्धांतों पर जी थी। वह अक्सर काव्या से कहते थे, बेटा, कुर्सी की ताकत इंसान को जमीन से दूर कर देती है। असली भारत फाइलों में नहीं, गलियों और बाजारों में बसता है। जब तक तुम आम आदमी के जूते में पैर डालकर नहीं चलोगी, उनकी तकलीफ कभी नहीं समझ पाओगी। आज काव्या ने फैसला किया था कि वह अपने पिता की इसी सीख को अपनाएगी। उसने अपने सभी ऑफिशियल प्रोग्राम कैंसिल कर दिए थे। आज वह आईपीएस ऑफिसर काव्या सिंह नहीं, बल्कि सिर्फ काव्या बनकर शहर को देखेगी। उसने अलमारी खोली और अपनी सख्त स्टार्च वाली वर्दी की जगह एक बिल्कुल साधारण सा हल्के नीले रंग का सूती सलवार सूट निकाला। बालों की सदी हुई छोटी की जगह उन्हें ढीला बांध लिया। पैरों में महंगी सैंडल की जगह आम सी चप्पलें पहन ली। उसने आईने में खुद को देखा। कोई उसे देखकर कह नहीं सकता था कि यह वही ऑफिसर है जिसके नाम से शहर के बड़े बड़े अपराधी कांपते थे। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। आज का मिशन कुछ और ही था। उसने अपने सुरक्षा कर्मियों को सख्त हिदायत दी थी कि वे दूर रहेंगे, सादे कपड़ों में रहेंगे और तभी दखल देंगे जब वह इशारा करें। वह अपनी पुरानी स्कूटी निकालकर बंगले से बाहर निकल गई। शहर की सड़कों पर हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसे एक अजीब सी आजादी महसूस हो रही थी। वह उस तरफ जा रही थी जहां शहर का सबसे पुराना और भीड़-भाड़ वाला सब्जी बाजार लगता था। वही बाजार जिसकी शिकायतें अक्सर फाइलों में दब कर रह जाती थीं। बाजार में पैर रखते ही काव्या को एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। हर तरफ शोर था, कोई चिल्ला रहा था, ताजा ताजा पालक ले लो। कॉमन एंड प्लेसमेंट तो कोई गा रहा था। आलू प्याज 10 रुपए किलो। हवा में धनिया, मिट्टी और मसालों की मिली जुली महक थी। औरतें मोल भाव कर रही थीं, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। काव्या धीरे धीरे चलते हुए लोगों को उनके चेहरों को पढ़ रही थी। हर चेहरे पर एक कहानी थी, मेहनत की, उम्मीद की और कभी कभी थकान की। चलते चलते उसकी नजर एक छोटे से ठेले पर पड़ी। ठेले के पीछे एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी, जिसके चेहरे पर चिंता और मेहनत की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसका नाम था शांति देवी। शांति देवी का ठेला छोटा सा था, लेकिन उस पर सब्जियां करीने से सजी हुई थीं, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को सजाती है। टमाटर ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने उन्हें पॉलिश किया हो, और धनिया की गड्डी से ताजगी की खुशबू आ रही थी। काव्या उसके ठेले के पास जाकर रुक गई। आलू कैसे दिए माता जी? काव्या ने बहुत ही नरम आवाज में पूछा। शांति देवी ने नजर उठाकर देखा। एक सीधी साधी लड़की को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बस रुपए 20 किलो है बिटिया, तुम्हारे लिए अच्छा वाला तौल दूंगी। काव्या मुस्कुराई। वह शांति देवी से बातें करने लगी। बातों बातों में पता चला कि शांति देवी विधवा है और उसके दो छोटे बच्चे हैं, जिन्हें वह पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती है।
वह सुबह 4 बजे मंडी जाती है, वहां से सब्जी लाती है और फिर दिन भर यहाँ ठेला लगाती है। उसकी बातें सुनकर काव्या का दिल भर आया। ये वह भारत था जो फाइलों में कभी नजर नहीं आता था। अचानक शांति देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। उसने काव्या से कहा, बिटिया एक छोटा सा काम करोगी? मेरा छोटा बेटा स्कूल से आने वाला है, लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे पास वाली दुकान से उसके लिए दवा लानी है। क्या तुम बस 5 मिनट मेरे ठेले का ध्यान रख सकती हो? मैं दौड़कर गई और आई। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई और भरोसा था कि काव्या मना नहीं कर सकी। उसे लगा शायद यही वह मौका है, यही वह परीक्षा है जिसके लिए वह आज घर से निकली थी। अरे माताजी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। आराम से जाइए और अपने बेटे के लिए दवा ले आइए। मैं यहीं हूँ। काव्या ने पूरी गर्मजोशी से कहा। शांति देवी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। भगवान तुम्हारा भला करे, बिटिया कहकर वह जल्दी से बाजार की भीड़ में ओझल हो गई। अब काव्या उस छोटे से ठेले के पीछे खड़ी थी, जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख रही थी। काव्या को ठेले पर खड़े अभी कुछ ही मिनट हुए थे। वह एक ग्राहक को टमाटर तौलकर दे ही रही थी कि तभी बाजार में एक अजीब सी हलचल हुई। लोग सहम कर इधर उधर होने लगे। काव्या ने देखा, एक पुलिस की जीप आकर रुकी थी और उसमें से एक थुलथुले शरीर वाला दरोगा उतरा। उसकी वर्दी पर नाम की पट्टी लगी थी, भीम सिंह। भीम सिंह की चाल में अहंकार था। वह अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ ऐसे चल रहा था जैसे बाजार उसके बाप की जागीर हो। छोटे मोटे दुकानदार उसे देखते ही डरकर सलाम ठोक रहे थे। वह किसी के ठेले से एक सेब उठा लेता तो किसी की दुकान से एक मूली। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। सब जानते थे कि यह दरोगा हफ्ता वसूली और मुफ्तखोरी के लिए बदनाम है। घूमता घूमता भीम सिंह शांति देवी के ठेले के सामने आकर रुका। उसकी नजर चमकदार टमाटरों और ताजी गोभी पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा। ठेले पर एक सीधी साधी सी लड़की को खड़ा देखकर वह मन ही मन मुस्कुराया। आज तो शिकार नया है, उसने सोचा। बिना एक शब्द कहे भीम सिंह ने एक बड़ा सा थैला निकाला और उसमें अपनी पसंद की सब्जियां भरने लगा। उसने 2 किलो आलू डाले, 1 किलो टमाटर, एक बड़ी सी गोभी और कुछ नींबू भी उठा लिए। उसका थैला लगभग भर चुका था। काव्या चुपचाप सब देख रही थी। उसका खून खौल रहा था। उसे शांति देवी का थका हुआ चेहरा याद आ रहा था, जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी इन सब्जियों में लगा रखी थी। ये सिर्फ सब्जी की चोरी नहीं थी, ये एक गरीब की मेहनत थी, उसके बच्चों के भविष्य की चोरी थी। जब भीम सिंह थैला उठाकर चलने लगा, तो काव्या ने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उसे टोका, भाई साहब रुकिए। भीम सिंह ने पलट कर देखा, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ना हुआ हो। आज तक उसे इस बाजार में किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की थी। क्या है? उसने रूखी आवाज में पूछा। काव्या ने कहा, आपने जो सब्जियां ली हैं, उसके पैसे? ये सुनते ही भीम सिंह के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई। वह जोर से हंसा। पैसे? हाँ हाँ हाँ। अरे ओ छोकरी, तू नई लगती है यहाँ, जानती नहीं मैं कौन हूँ? दरोगा भीम सिंह नाम है मेरा। पूरा इलाका मेरे नाम से कांपता है। काव्या के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने उसी शांति से जवाब दिया, आप कोई भी हो साहब, आपने सामान लिया है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। यह किसी गरीब औरत की रोजी रोटी है। आपकी वर्दी लोगों की रक्षा के लिए है, उन्हें लूटने के लिए नहीं। काव्या की यह बात भीम सिंह के अहंकार पर सीधी चोट थी। आज तक किसी ने उसके सामने ऐसे आंख में आंख डालकर बात नहीं की थी। वह भी एक मामूली सी लड़की ने। बाजार में जो लोग पहले डरे सहमे खड़े थे, अब रुक कर यह तमाशा देखने लगे थे। भीम सिंह को लगा कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ए लड़की, जबान ज्यादा चल रही है तेरी। तू मुझे कानून सिखाएगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? 2 कौड़ी की सब्जी बेचने वाली की तरफ से वकालत कर रही है। काव्या ने गहरी सांस ली। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने प्रशिक्षण से सीखा था कि सबसे ज्यादा ताकत शांत रहने में होती है। मैं किसी की वकालत नहीं कर रही साहब, मैं सिर्फ सही और गलत की बात कर रही हूँ। आप वर्दी में हैं, आपको तो मिसाल कायम करनी चाहिए। आप ही ऐसा करेंगे तो आम जनता का पुलिस पर से भरोसा उठ जाएगा। अब भीम सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि यह लड़की उसका अपमान करने पर तुली हुई है। भीड़ में कुछ लोग कान्हा फूंसी करने लगे थे। लड़की तो सही कह रही है, कोई फुसफुसेगा। ये सुनकर भीम सिंह और भी आग बबूला हो गया। बकवास बंद कर अपनी, वह चिल्लाया।
लगता है तुझे थाने ले जाकर ही अक्ल सिखानी पड़ेगी। वह एक कदम आगे बढ़ा और काव्या को बाजू से पकड़ने की कोशिश की। काव्या फुर्ती से पीछे हट गई। अपने हाथ को काबू में रखिए, दरोगा जी। काव्या की आवाज अब ठंडी और अधिकारपूर्ण हो गई थी। उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो भीम सिंह जैसे दसियों लोगों को चुप करा सकती थी। लेकिन भीम सिंह नशे में था, वर्दी के नशे में, ताकत के नशे में। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी पकड़ खाली जाते देख और काव्या की आंखों में निडरता देखकर वह अपना आपा खो बैठा। तेरी इतनी हिम्मत व दहाड़ा! मैं तुझे अभी बताता हूँ कि पुलिस से जबान लड़ाने का अंजाम क्या होता है। और यह कहकर उसने पूरी ताकत से काव्या को एक थप्पड़ मारने के लिए अपना भारी भरकम हाथ उठाया। बाजार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लोगों की सांसें अटक गईं। सबको लगा कि अब यह बेचारी लड़की इस जालिम दरोगा का शिकार बन जाएगी। भीम सिंह का हाथ हवा में था, बस काव्या के गाल पर पड़ने ही वाला था। लेकिन वह हाथ गाल तक कभी नहीं पहुंचा। जैसे ही भीम सिंह का हाथ आगे बढ़ा, एक इस्पात जैसी पकड़ ने उसकी कलाई को हवा में ही जकड़ लिया। भीम सिंह ने चौंक कर देखा। उस दुबली पतली सी लड़की ने उसकी मोटी कलाई को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसकी हड्डियां तक दर्द करने लगी थी। लड़की की आंखों में अब कोई विनम्रता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ज्वाला थी जिसे देखकर भीम सिंह की आत्मा तक कांप गई। दरोगा काव्या की आवाज अब किसी शेरनी की दहाड़ जैसी थी, जो पूरे बाजार में गूंज गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत पर हाथ उठाने की, वह भी अपनी वर्दी की आड़ में? भीम सिंह हक्का बक्का रह गया। उसकी पकड़ छुड़ाने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस साधारण सी दिखने वाली लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। ठीक उसी पल भीड़ को चीरते हुए दो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे नौजवान आगे बढ़े। वे सादे कपड़ों में थे, लेकिन उनकी चाल ढाल और आंखों की तेजी बता रही थी कि वे आम लोग नहीं हैं। उन्होंने पास आकर भीम सिंह को ऐसे देखा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उनमें से एक ने काव्या की तरफ देखकर एक सधा हुआ सैल्यूट किया और बोला, मैम आप ठीक हैं? क्या हम इसे संभालें? मैम, ये शब्द भीम सिंह के कानों में किसी बम की तरफ फटा। बाजार में खड़े लोगों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। भीम सिंह ने काव्या की तरफ देखा, फिर उन दो आदमियों की तरफ। उसकी आंखों के सामने पूरी तस्वीर घूमने लगी। यह कोई आम लड़की नहीं हो सकती। काव्या ने भीम सिंह की कलाई छोड़ दी। उसने अपने छोटे से पर्स में हाथ डाला और एक कार्ड निकालकर भीम सिंह की आंखों के सामने कर दिया। कार्ड पर अशोक स्तंभ का चिन्ह चमक रहा था और उसके नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था, काव्या सिंह, भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस। यह पढ़ते ही भीम सिंह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका घमंड, उसका गुस्सा, उसका रोब, सब कुछ एक पल में भाप बनकर उड़ गया। उसका चेहरा जो गुस्से से लाल था, अब डर से सफेद पड़ चुका था। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकने लगी। उसे लगा जैसे उसे लकवा मार गया हो। आईपीएस, वह हकलाया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। जिस महिला को वह एक दो कौड़ी की सब्जी वाली समझ रहा था, वह शहर की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारियों में से एक थी। जिस पर वह हाथ उठाने जा रहा था, उसके एक इशारे पर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। हाँ, दरोगा भीम सिंह। काव्या की आवाज में अब सत्ता का वह ठंडापन था जो किसी भी अपराधी की रूह कपा दे। मैं वही आईपीएस ऑफिसर हूँ जिसके डिपार्टमेंट को तुम जैसे लोग अपनी हरकतों से बदनाम कर रहे हैं। भीम सिंह की हालत देखने लायक थी। वह धड़ाम से काव्या के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम। मैं आपको पहचान नहीं पाया। वह गिड़गिड़ाने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। काव्या ने घृणा से उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं, उन लोगों को पहचानो जिनकी तुम रोज इज्जत लूटते हो। उस गरीब औरत को पहचानो जिसकी मेहनत की कमाई तुम मुफ्त में ले जा रहे थे। तुम माफी के लायक नहीं हो। उसने अपने सुरक्षा कर्मी को इशारा किया। इसे यहीं खड़ा रखो, कहीं जाने ना पाए। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और सीधे पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया। सर, मैं काव्या सिंह बोल रही हूँ। मैं इस वक्त सिटी सब्जी बाजार में हूँ। यहाँ एक दरोगा भीम सिंह खुलेआम गुंडागर्दी और वसूली कर रहा था। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। उसने मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। मैं चाहती हूँ कि उसे तुरंत सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ पूरी विभागीय जांच बिठाई जाए। फोन के दूसरी तरफ से कमिश्नर की हैरान आवाज आई, लेकिन उन्होंने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये सब होते हुए बाजार में जो लोग पहले डरे हुए थे, अब उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने आज अपनी आंखों के सामने न्याय होते देखा था। लोगों की भीड़ अब काव्या के समर्थन में खड़ी हो गई थी।
तभी भीड़ में से शांति देवी वापस आई। उसके हाथ में दवा की पुड़िया थी। उसने यह पूरा नजारा देखा। दरोगा जमीन पर पड़ा है। दो हट्टे कट्टे आदमी उसे पकड़े हुए हैं। और वह सीधी साधी लड़की, जिसे वह अपना ठेला सौंप कर गई थी, एक शेरनी की तरह खड़ी आदेश दे रही है। वह कुछ समझ नहीं पाई। काव्या की नजर उस पर पड़ी। वह उसके पास गई। उसके चेहरे पर फिर से वही विनम्रता और मुस्कान लौट आई थी। माता जी, आप आ गई। बेटा कैसा है अब? शांति देवी हकलाते हुए बोली। जी जी बिटिया, ये सब क्या हो रहा है? ये दरोगा और तुम। काव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं माता जी, बस थोड़ी सी गंदगी थी जो साफ हो रही थी। आप चिंता मत कीजिए। आज के बाद यह दरोगा या कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान नहीं करेगा। ये मेरा वादा है। काव्या ने अपनी जेब से पर्स निकाला। उसमें से 500 के 4 नोट निकाले और शांति देवी के हाथ में रख दिए। ये उन सब्जियों के पैसे हैं जो यह ले जा रहा था, और यह मेरी तरफ से आपके बेटे के लिए उसकी अच्छी तरह देखभाल कीजिएगा। शांति देवी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस हाथ जोड़कर खड़ी थी। आज उसे एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक बेटी मिली थी। काव्या भीड़ की तरफ मुड़ी और बुलंद आवाज में कहा, आप सब लोग डरना बंद कीजिए। पुलिस आपकी सेवा के लिए है, आप पर रोब झाड़ने के लिए नहीं। जब भी कोई गलत करे, चाहे वह वर्दी में हो या बिना वर्दी के, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। मैं आपके साथ हूँ। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका समर्थन किया। काव्या अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ी। आज उसका मिशन पूरा हो गया था। उसने फाइलों में नहीं, बल्कि हकीकत में एक समस्या को सुलझाया था। आज उसने अपने पिता की सीख को सही मायने में जिया था। सूरज अब आसमान में ऊपर चढ़ चुका था, और उसकी रोशनी में आईपीएस ऑफिसर काव्या सिंह का चेहरा एक नई उम्मीद और विश्वास से चमक रहा था। बाजार में जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन आज यहाँ की हवा में डर की जगह सम्मान और हिम्मत की महक थी। काव्या सिंह के उस एक कदम ने पूरे शहर में टहलका मचा दिया था। दरोगा भीम सिंह का सस्पेंशन सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक चेतावनी थी, जो वर्दी की आड़ में अपनी जेबें भर रहे थे। बाजार के लोग खुश थे। उन्हें पहली बार लगा था कि उनकी भी कोई सुनने वाला है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। सस्पेंड होने के बाद भीम सिंह गुस्से और बेइज्जती की आग में जल रहा था। वह उन लोगों में से नहीं था जो आसानी से हार मान लें। उस रात वह सीधे पहुंचा शहर के एक बड़े और पहुंचे हुए इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ के पास। राठौड़ सिर्फ भीम सिंह का सीनियर ही नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके में चल रहे हफ्ता वसूली के नेटवर्क का सरगना था। भीम सिंह जैसे दरोगा उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां थे। राठौर साहब गजब हो गया। उस नई आईपीएस मैडम ने मुझे सस्पेंड कर दिया। सारे बाजार के सामने मेरी वर्दी उतरवा दी। भीम सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। इंस्पेक्टर राठौड़ ने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सिगार का एक गहरा कश लिया और धुएं को हवा में उठाते हुए बोला, शांत हो जा भीम, तू कोई पहला नहीं है। यह नए नए अफसर जोश में होश खो बैठते हैं। इन्हें लगता है कि यह एक दिन में पूरा सिस्टम बदल देंगे, लेकिन सिस्टम पेड़ की जड़ों की तरह होता है। उसे हिलाना आसान नहीं। राठौड़ ने उसे भरोसा दिलाया। तू फिक्र मत कर, डिपार्टमेंट की इंक्वायरी मैं संभाल लूंगा। बस तुझे एक काम करना है। उस बाजार में जितने भी लोग गवाह बन सकते हैं, खासकर वह सब्जी वाली, उनका मुंह बंद करवाना होगा, प्यार से या दूसरे तरीके से। राठौर की आंखों में एक ठंडी और खतरनाक चमक थी। अगले ही दिन से बाजार का माहौल बदलने लगा। जिन लोगों ने कल काव्या के सामने तालियां बजाई थीं, आज उनके चेहरों पर खौफ था। रात में कुछ अनजान लोगों ने बाजार के कई ठेलों को उलट पुलट दिया था। शांति देवी जब सुबह अपने ठेले पर पहुंची, तो उसकी सब्जियां सड़क पर बिखरी पड़ी थीं। यह एक सीधी साधी चेतावनी थी। काव्या को जब यह खबर मिली, तो वह समझ गई कि लड़ाई अब सिर्फ एक भ्रष्ट दरोगा से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से है। इंक्वायरी के लिए उसे गवाहों के बयान चाहिए थे। वह फिर से उसी बाजार में पहुंची, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। जिन लोगों ने कल उसे उम्मीद भरी नजरों से देखा था, आज वह नजरें चुरा रहे थे। काव्या ने कई दुकानदारों से बात करने की कोशिश की। आप लोग डरिए मत, मैं आपके साथ हूं। बस आपको सच बताना है। लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। सबका एक ही जवाब था, नहीं मैडम, हमने कुछ नहीं देखा। हम अपने काम धंधे वाले लोग हैं। हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ रहे होना। काव्या का दिल टूट गया। वह समझ सकती थी कि यह लोग क्यों डर रहे हैं। उनकी लड़ाई रोज रोटी की थी।
वे ताकतवर लोगों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। आखिर में वह शांति देवी के पास पहुंची। शांति देवी चुपचाप अपनी बिखरी हुई सब्जियों को समेट रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। शांति माताजी काव्या ने नरमी से कहा, मुझे पता है आप डरी हुई हैं, लेकिन अगर आज हम सब चुप बैठ गए तो यह लोग और मजबूत हो जाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। आपके बच्चों के भविष्य की है। शांति देवी रो पड़ी। क्या करूं बिटिया? रात में 2 गुंडे आए थे। कह रहे थे अगर पुलिस के सामने मुंह खोला तो तेरे बेटे को स्कूल से उठा लेंगे। मैं एक माँ हूं बिटिया। मैं अपनी औलाद को खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे माफ कर दो। यह सुनकर काव्या को गहरा धक्का लगा। उसे एहसास हुआ कि इन लोगों को सिर्फ भरोसा नहीं, बल्कि सुरक्षा का ठोस यकीन दिलाना होगा। उसने शांति देवी के सिर पर हाथ रखा। आप रोइए मत। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपके बेटे को कोई छू भी नहीं पाएगा। काव्या ने तय कर लिया कि वह इन गुंडों को उन्हीं की भाषा में जवाब देगी। उसने अपनी टीम को एक्टिव किया और बाजार में सादे कपड़े में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी। उसने शांति देवी के घर और उसके बेटे के स्कूल के बाहर भी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया। अब बारी थी इस खेल के असली खिलाड़ी से मिलने की। काव्या सीधे इंस्पेक्टर राठौड़ के ऑफिस पहुंची। राठौड़ उसे देखकर मुस्कुराया। अरे, आइए मैडम, सुना है आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। शहर की सफाई कर रही हैं। उसकी बातों में तारीफ कम और ताना ज्यादा था। सफाई तो मैं कर ही रही हूँ। इंस्पेक्टर काव्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन कुछ गंदगी बहुत गहरी और पुरानी है। उसे साफ करने में थोड़ा वक्त लगता है। राठौड़ समझ गया कि इशारा किस तरफ है। उसने अपना लहजा बदल लिया। देखिए मैडम, आप नई हैं। अभी आप सिस्टम को नहीं समझती। भीम सिंह ने जो किया गलत किया, लेकिन छोटी मोटी बातों को इतना तूल नहीं देना चाहिए। इंक्वायरी बंद कर दीजिए। लड़के से गलती हो गई। इंस्पेक्टर राठौर, एक गरीब औरत की मेहनत की कमाई लूटना और उस पर हाथ उठाना आपके लिए छोटी मोटी बात होगी। मेरे लिए यह एक संगीन जुर्म है और जुर्म करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। काव्या की आवाज में दृढ़ता थी। राठौर अब अपने असली रंग में आ गया। मैडम, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मान जाइए, वरना इस सिस्टम के कीचड़ में नए कपड़े ज्यादा देर साफ नहीं रहते। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ही किसी जांच की आंच आ जाए। यह एक खुली धमकी थी, लेकिन काव्या डरने वाली नहीं थी। आप मेरे कपड़े की चिंता मत कीजिए इंस्पेक्टर। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब यह कीचड़ साफ होगा तो कई पुराने चेहरे बेनकाब होंगे। इतना कहकर काव्या वहां से निकल आई। काव्या जानती थी कि अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों का डर टूटे और हिम्मत जागे। अगले दिन सुबह वह फिर उसी बाजार में पहुंची, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ मीडिया की कुछ गाड़ियां भी थीं। उसने बाजार के बीचों बीच एक माइक लिया और बोलना शुरू किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं। मैं आपकी अफसर आईपीएस काव्या सिंह आज आपसे एक नागरिक बनकर बात करने आई हूं। सब लोग इकट्ठा होने लगे। मैं जानती हूं आप सब डरे हुए हैं। आपको धमकाया जा रहा है। आपको लगता है कि अगर आप सच बोलेंगे तो आपका नुकसान होगा। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या चुप रहकर आप सुरक्षित हैं? क्या हर रोज इस घुटन और डर में जीना कोई जिंदगी है? उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो सीधे लोगों के दिलों में उतर रही थी। आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? डर कर जीना या सिर उठाकर सम्मान के साथ जीना? फैसला आपको करना है। मैं आज आपसे एक वादा करती हूँ, जो भी सच के लिए आगे आएगा, उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। एक भी खरोच किसी को नहीं आने दूंगी। अब आपको चुनना है डर या आजादी। माहौल में एक गहरा सन्नाटा था। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। वह शांति देवी थी। वह भीड़ में से आगे आई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक नई हिम्मत थी। मैं बयान दूंगी मैडम, उसने कांपती लेकिन बुलंद आवाज में कहा। मैं अपनी बेटी को डर कर जीना नहीं सिखा सकती। जो हुआ, मैं वह सब बताऊंगी। जैसे ही शांति देवी ने यह कहा, एक और दुकानदार आगे आया। मैडम, मैं भी गवाही दूंगा। भीम सिंह ने मुझसे हर महीने 500 रुपये लिए हैं। फिर एक और एक और। देखते ही देखते दसियों लोग आगे आ गए। डर की दीवार टूट चुकी थी। लोगों का हुजूम अब एक मजबूत आवाज बन चुका था। यह नजारा देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ और भीम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। गवाहों की लंबी लिस्ट और पक्के सबूतों के साथ भीम सिंह का बचना नामुमकिन था। उसे न सिर्फ नौकरी से बर्खास्त किया गया, बल्कि वसूली और हमले के जुर्म में जेल भी हुई। साथ ही जांच की आंच इंस्पेक्टर राठौड़ तक भी पहुंची और उसके पूरे वसूली नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया।
उसे भी सस्पेंड करके उस पर एक बड़ी जांच बिठा दी गई। कुछ महीने बीत गए। शहर का वह बाजार अब बदल चुका था। वहां अब डर का नहीं बल्कि भरोसे का माहौल था। शांति देवी का ठेला अब पहले से बड़ा हो गया था। उसका बेटा अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। एक दिन काव्या फिर से सादे कपड़े में उस बाजार में पहुंची। शांति देवी ने उसे दूर से ही देख लिया और दौड़कर उसके पास आई। अरे बिटिया, तुम आज तो मेरे हाथ की चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगी। दोनों एक बेंच पर बैठकर चाय पी रहे थे। शांति देवी ने कहा, बिटिया, तुमने हमें सिर्फ एक दरोगा से नहीं बल्कि उस डर से आजाद किया है जो हमारे अंदर सालों से बैठा था। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, यह मैंने नहीं, आप सब ने मिलकर किया है माताजी। हिम्मत जब एक साथ आती है तो बड़े से बड़ा तूफान भी रास्ता बदल लेता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर या एक दरोगा की नहीं है। ये कहानी है हिम्मत की, अच्छाई की और उस ताकत की जो हम सबके अंदर होती है। जैसे काव्या ने अपनी कहानी से एक बदलाव लाया और जैसे शांति देवी की हिम्मत ने 100 लोगों को हिम्मत दी, वैसे ही आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और सच्ची और दिल को छूने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस ना करें। आपका एक छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला है।